नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। आज़ादी के 69 वर्ष और संविधान लागू होने के 64 वर्ष बीत जाने के बावजूद देश में दलितों को बराबरी पर लाने की राजनीतिक अवधारणाएं गलत साबित हुई हैं और आज भी दलितों को स्कूलों, कार्यस्थलों, सेवाओं, राजनीतिक दायरों, प्रार्थना स्थलों, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक संस्थानों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जबकि संवैधानिक लिहाज से सबको समानता का अधिकार हासिल है। इतना ही नहीं, उन्हें इज्जत के साथ जीने का हक भी नसीब नहीं है, जो किसी भी सभ्य समाज की बुनियादी शर्त होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के पिछले 5 साल के आंकड़े बताते हैं कि दलितों के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। इस दौरान अगर अपराधों की गंभीरता को देखें तो हर दिन औसतन 2 दलितों की हत्या हुई और 6 दलित महिलाएं बलात्कार की शिकार हुईं। पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले में महज 15 रुपए के लिए एक दलित पति पत्नी की हत्या कर दी गई और गुजरात में कुछ दलित युवकों को सिर्फ इसलिए मारा पीटा और प्रताड़ित किया गया क्योंकि वे एक मृत पशु की खाल निकाल रहे थे। इस पिटाई के खिलाफ गुजरात के दलितों ने रविवार को अहमदाबाद में एक बड़ी रैली करके शपथ ली है कि वो अब मरे हुए पशुओं को उठाने का काम नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने समाज में बराबरी और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए कुछ मांगे भी रखी हैं। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि दलित अस्मिता को लेकर उठा ये आंदोलन महज तात्कालिक कारणों से है या इसे दलितों के संवैधानिक अधिकारों को लागू किए जाने की मांग के रूप में देखा जाना चाहिए। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं परिगणित जाति महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी सांसद डॉक्टर उदित राज, यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर सुखदेव थोराट भी हमारे साथ होंगे और हमारे साथ हैं देश के जाने माने समाजशास्त्री प्रोफेसर आनंद कुमार, राष्ट्रीय दलित संगठन के अध्यक्ष अशोक कुमार भारती और आरएसएस से संबद्ध एडवोकेट देश रतन निगम। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर उदित राज साहब मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप दलित अधिकारों के लिए लंबे समय से आंदोलन करते रहे हैं और अब संसद से लेकर सड़क तक आप उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। ये जो हालात हैं पूरे देश भर में, जो रोज़ खबरें आ रही हैं और अभी जो मैंने एनसीआरबी के आंकड़े आपके सामने पेश किए, क्या आपको लगता है कि ये एक आज़ादी के 70वें साल में जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं तो संतुष्ट होने वाली बात है? नहीं, ये संतुष्ट होने वाली बात नहीं है। इसलिए कि जो ऊना में घटना घटी है वह दलितों को या एक बड़ा हिस्सा जो मानव का है उसको पशु से भी नीचे आंका गया है। और आपने अभी कहा कि संसद से सड़क तक की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, तो यह भी मैं बता दूं कि संसद में गया हूं मानवता के मुद्दे को उठाने के लिए, गरीबों का मुद्दा, दलितों को उठाने का। लेकिन जो सबसे बड़ी दुख की बात घटना घटी है, कल घटी है, जो राजा सिंह जी हैं एमएलए हैं वहाँ तेलंगाना के, उन्होंने कहा कि जो ऊना में हुआ वो सही हुआ है, इनको पीटा जाना चाहिए। ये पार्टी के सिद्धांत के खिलाफ है जी। इनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए। और इस तरह के दूषित मानसिकता से तमाम लोग भरे पड़े हुए हैं और जिसका परिणाम था कि कल बहुत बड़ी रैली भी हुई। और इससे कुछ तमाम सवाल जो पैदा होते हैं, उन सवालों में से एक दो ये हैं कि जो तथाकथित सवर्ण लोग हैं वो क्यों नहीं ऐसे मुद्दे के ऊपर उतना आक्रामक रूप से आते हैं जिस तरह से दलित समाज के लोग आते हैं। क्या वह यह नहीं समझते कि ये दलित की जो आबादी इतनी बड़ी है देश के नागरिक वो हैं। दूसरी बात है कि क्या गाय से भी कम, पशु से कम इनका सम्मान है, मान है, स्थान है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ धर्माचार्य बड़े परेशान रहते हैं कि अरे भाई धर्मांतरण हो रहा है। ये तमिलनाडु में जो हुआ है वहाँ मंदिर में प्रवेश नहीं होने दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में जिसको भगवान चाहिए, जिसको रिचुअल्स चाहिए, जिसको पूजा पाठ करना है, कहीं तो चला जाएगा जी। अगर ये नहीं करने देंगे तो बुद्ध विहार में जा सकता है, चर्च में जा सकता है, मस्जिद में जा सकता है।
तो ये जो धर्माचार्य हैं ये क्यों नहीं उठ करके जवाब देते ठीक कि ये है, गलत आप बात रहे हैं उदित राज जी, मैं कानपुर में आता भी हूँ यही आपके पास घटना में। हुई है। जी जी, मैं आऊँगा वहाँ आपके पर पास में। दलित महिलाएं गई मंदिर में पूजा करने के लिए, पुजारी ने रोका, मुश्किल से पूजा करने दिया, उसके बाद में उसको गंगा जल से धुलवाया गया। ठीक, तो यह स्थिति है आज भी समाज की। आप रहे, मैं आता हूँ आपके 17वां पास में। वर्ष आनंद कुमार साहब, अभी आपने उदित राज जी को सुना। ये जो सवाल है कि ये सिर्फ गुजरात की एक घटना नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की घटना नहीं है, पूरे देशव्यापी स्तर पर ये एक पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है कि जो पिछले 5 साल के आंकड़े हैं वो दलित अत्याचार के, वो भी हमें यही इशारा कर रहे हैं कि इनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, कमी नहीं आ रही है। आखिर इसके पीछे, आप समाजशास्त्री हैं, कोई मानसिकता काम कर रही है या कोई सरकार की या राजनीतिक तंत्र की विफलता है, क्या वजह? देखिए, इसमें ऐसा लगता है कि हमारे समाज की जो 3 ताकतें हैं, जो किसी भी समाज की होती हैं बदलाव के लिए, एक होता है क्रोध। इसमें दलितों की तरफ से इस पे भरपूर क्रोध है और ये बहुत धीरज की बात है और बहुत आशा की बात है कि दलित अब चुप रहने वाला नहीं है। आप अपनी हरकतों से बाज आइए, चाहे आप किसी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, किसी भी बिरादरी के हों। इज़्ज़त करना सीखिए, इंसान को इंसान के नाते बनाना, उनको इंसान की जगह चाहिए। दूसरा है करुणा। करुणा घट रही है इस समय। ऐसा लगता है कि ये जो मैंने देखा तस्वीर, वो बिल्कुल लफंगे किस्म के लोग थे, बेरोजगार किस्म के लोग थे। वो अपनी ही उम्र के, अपने ही तबके के लोगों को मार रहे थे और उनको एक बहाना चाहिए था, और वो बहाना कुछ भी हो सकता है। ये वही लोग हैं जो औरतों के साथ हरकतें करते हैं, वही लोग हैं जो गरीबों को सताते हैं। उन्होंने आज दलित को पीटा। तीसरा है कानून का सवाल। भारत का कानून कई मामलों में सख्त है, इस मामले में बहुत लचर है। 4% लोगों को अगर सज़ा होगी तो 96% खड़े होकर कहेंगे कर गुजरो, कोई कुछ करने वाला नहीं है, इसको हम सियासी जामा पहना देंगे और ये हिंदू और मुसलमान बना देंगे, दलित और बामन बना देंगे। ये संविधान पर हमला है। और इस मामले में मुझे लगता है कि भारत की सरकारें और मौजूदा सरकार भी कानून की सख्ती के सवाल पर दूसरी तरफ मुंह कर रही है, और ये बहुत खतरनाक बात है। ठीक, देशरत्न निगम साहब, आप तो वकील हैं और अभी आनंद जी ने बात की कि आंकड़े हमें ये बता रहे हैं कि सिर्फ 4% मामलों में, जो दलित अत्याचार के मामले हैं, उन पर सज़ाएं हो रही हैं, 96% स्कॉट फ्री चले जा रहे हैं। तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है या कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता का भी परिचायक है? ये देखिए, मानसिकता और कानून दोनों मिले जुले हैं यहाँ पर। मानसिकता इतने सालों से गई नहीं है, थोड़े हद तक गई है लेकिन अभी बहुत हद तक बाकी है, और इस मानसिकता में बदलाव आना चाहिए और वो एम्पावरमेंट से आएगा। और जैसे ही एम्पावरमेंट, इनके नुमाइंदे ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची जगहों पर पहुंचेंगे तो बदलाव देखा जा सकता है। और ये ऊपर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, ये देखने वाली बात है कि ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका आर्टिकल 17 है या 15 है या 16 है, जो इनको बेनिफिट्स देता है, वो कुछ लोगों तक सीमित रह गया है और वो उसको उस दायरे से बाहर निकालना है जिससे कि ज़्यादातर लोगों को ये फ़ायदे मिले। दूसरा, हमारे पास एक एक्ट भी है जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा गया है कि ज़्यादातर ये जो इनके खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उसमें एक वर्ग शेड्यूल्ड कास्ट लोगों का इस्तेमाल करता है शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के खिलाफ, और हमारे इस एक्ट में उन शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के खिलाफ कोई भी पीनल प्रोविज़न नहीं है। जो नॉन शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं उनके खिलाफ तो है, वो उनको फ्रंट बना के यूज़ करते हैं और इस एक्ट का फ़ायदा उठाते हैं। इसमें अपर कास्ट का कोई रोल नहीं देखा? अपर कास्ट का है, वो वहाँ इस्तेमाल करते हैं। मुझे बात पूरी करने दीजिए प्लीज। समाज का प्लीज मुझे आज तक एक घटना नहीं मालूम हुई जहाँ दलितों में से कोई गौरक्षक बन करके दूसरे दलितों को पीट रहा है। आप बात को मोड़ रहे हैं। एक मिनट मुझे खत्म कर लेने दीजिए, फिर आपके पास पूरा टाइम रहेगा बोलने का। ये इस तरह की चीजें देखी गई हैं कोर्ट में, कानून में, क्योंकि ये लेकुना देखा गया है। वो कुछ वर्ग के लोग उनका भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे वर्ग नहीं कर रहे हैं। मैं लेकुनास की बात कर रहा हूँ, ये जो अस्मिता पे, इसमें आप अपर कास्ट का कोई रोल नहीं देखते? नहीं, मैं मानता हूँ है जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपर कास्ट के भी हैं और शेड्यूल्ड कास्ट के भी हैं। ठीक, ये मिक्स्ड है यहाँ पर। मैं आता हूँ आपके पास। आप किसी एक को नहीं सिर्फ बता सकते। अशोक कुमार भारती साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं दलितों के खिलाफ, रोज़ हम पढ़ रहे हैं, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन अखबार की सुर्खी ना बने, टेलीविज़न की खबर की सुर्खी ना बने, और
लगता ये है कि शायद हम उससे मुंह मोड़ ले रहे हैं या उसको उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम कबूल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं ये रखना चाहता हूँ जी कि सन 2004 में 5 दिसंबर के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में एक दलित सम्मान रैली हुई थी। प्रोफेसर आनंद कुमार उस बात से जानते हैं। वर्ल्ड डिग्निटी डे के तौर पर उसको ऑब्जर्व किया था। दलितों ने इस बात को चिन्हित किया था जी कि कई दशकों की आज़ादी के बावजूद दलितों की स्थिति दोयम दर्जे की बनी हुई है। और ये जो 50,000 लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे, उसमें दलित मुसलमान भी थे, उसमें मुसर कम्युनिटी के लोग भी थे और उसमें दलितों की तमाम जातियों के लोग थे। उन्होंने ये तय किया था कि दलितों के सम्मान के मुद्दे को अगले जब तक दलितों को बराबर का सम्मान नहीं मिल जाता, ये लड़ाई जारी रहेगी। और हर साल 5 दिसंबर को दलित जो है उसको दलित सम्मान दिवस के तौर पर, विश्व सम्मान दिवस के तौर पर बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि दलितों में सम्मान की ललक तेज हुई है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि 3 ऐसे फैक्टर हैं जिनको हमें ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि भारत का जो न्याय तंत्र है, जी भारत का न्याय तंत्र एंटी दलित, एंटी वीमेन, एंटी माइनॉरिटीज़ है। और भारत के संविधान की जो फाउंडेशंस है, आर्टिकल 16 को बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो बड़े जज साहब हैं, बार बार उसको वो पार्लियामेंट के पारित करने के बाद उसको रद्द करते हैं, जबकि वो भारत का जो है मूलाधिकार है। तो उससे एक मैसेज तमाम अपर कास्ट, अपर क्लास और ब्यूरोक्रेसी और पुलिस, लॉ एंड मशीनरी में जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दलितों के प्रति कतई ईमानदार नहीं है। साथ के साथ जो पुलिस मशीनरी है, पुलिस मशीनरी उन तबकों से आती है जो कि मानसिक तौर पर दलितों को आदमी से भी कम मानते हैं, महिलाओं को आदमियों से कम मानते हैं, माइनॉरिटीज को आदमी से कमतर मानते हैं। और अंतिम बात मैं जो कहना चाहता हूं कि मीडिया, अगर सोशल मीडिया का प्रचार ना हो, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आज बाकी मीडिया ने भी दलितों का नोटिस लेना शुरू किया है, लेकिन हम इसका सहरा मीडिया के स्तर पे बांधने की बजाय सोशल मीडिया के स्तर पे बांधना चाहते हैं। उसकी वजह से आज देश के कोने कोने में जिस आदमी के हाथ में मोबाइल है, उसके हाथ में रिपोर्टर होने की ताकत है, और वो देश के सामने बता रहा है कि दलित बड़े पैमाने पर अत्याचारों के शिकार हो रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास में। इस वक्त हमारे साथ यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर सुखदेव थोराट भी जुड़ गए हैं। सुखदेव थोराट साहब, आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो गुजरात में हुई घटनाएं हैं, जिनके बाद से एक दलित अस्मिता का सवाल बहुत प्रमुखता के साथ उभर करके आया है, और वहाँ जो रविवार को रैली की गई उसमें कुछ मांगे भी की गई जो संवैधानिक मांगे हैं। क्या आप इसे एक तात्कालिक कारण मानते हैं, या इसके पीछे वो इतिहास है, वो नतीजे हैं जिनके कारण संवैधानिक अधिकार इन दलित तबकों को नहीं मिल पाए? नहीं, उसके मेरा ख्याल है ये जो नई अपराइजिंग आप गुजरात में देख रहे हैं जी, उसके अपने कारण हैं। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में आप देखिए 2001 से लेकर 2014 तक तो एट्रोसिटी का प्रोपोर्शन जो है गुजरात में काफ़ी बड़ा है। इस तरह से बड़ा है कि आप देखेंगे लगभग इस 10 साल में 5,332 एट्रोसिटी की केसेस जो है रजिस्टर हुई है। इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज एनुअली 380 केसेस एनुअली रजिस्टर हो रही है एट्रोसिटीज़ की जी। और टोटल क्राइम देखेंगे इस 10 साल में तो 16,260। लेकिन हम तो पूरे देश की बात कर रहे हैं। नहीं, ये मैं सिर्फ गुजरात की बात कर रहा हूँ। ये स्टैटिस्टिक गुजरात के। पूरे देश में तो लगभग 2.5 लाख केसेस रजिस्टर हुए हैं जी 1995 से लेकर 2013 में। लेकिन गुजरात में मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि एट्रोसिटीज़ और डिस्क्रिमिनेशन की केसेस बढ़ी है और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। मार्टिन मकवान की जो नवसर्जन्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने एक सर्वे किया था, उन्होंने बड़ा वाइड स्प्रेड डिस्क्रिमिनेशन पाया रूरल एरियाज़ में। तो ये जो एक्यूमुलेटेड एंगर है कि एट्रोसिटीज़ बढ़ रही है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है और इसके लिए हो नहीं रहा कुछ। आपको मालूम है कि रजिस्ट्रेशन केसेस पूरे नहीं होती है। दूसरी बात जो पनिशमेंट है जो कोर्ट की तरफ से वो बहुत कम है।
या ये हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि गुजरात में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 2013 में 212 केसेस एट्रोसिटी में रजिस्टर की थी, 2014 में 1094। दिस इज एन शॉकिंगली स्पीडी रजिस्ट्रेशन ऑफ द एट्रोसिटी केसेस इन गुजरात। परहैप्स वो 2013 का 14 का लॉ आने के बाद शायद रजिस्ट्रेशन किया, नंबर बड़ा होगा जी। बट संक्षिप्त में मुझे ये कहना है कि एट्रोसिटी और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है गाँवों में, और उसकी कोई कार्रवाई ठीक से है ही नहीं है। और ये जो ये एक्यूमुलेटेड एंगर है जी, वो तो एक इंसिडेंस बना है कि बड़ा ही मतलब बेहुदा इंसिडेंस, और जितना कंडेम करे उतना कम है, वो उसका कारण बना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ एट्रोसिटीज़ है दलितों के ऊपर, वो उसका कारण है। और उसके और रीज़न बहुत ज़्यादा है, मेरा ख्याल है कि मैं आऊँगा आपके पास में दोबारा। जी, इस वक्त उदित राज जी हमारे साथ हैं। उदित राज जी, ये जो आंदोलन उठा है गुजरात से, और जिसे पूरे देश में एक संवैधानिक अधिकारों के हासिल करने के तौर पे आंदोलन को देखा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये बढ़ेगा या ये वहीं तक सीमित होकर के रह जाएगा, या क्या आपको इसकी संभावनाएं दिखाई देती हैं? जो डॉक्टर थोराट जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ। कहीं न कहीं गुस्सा भरा पड़ा हुआ है, यह मैंने भी ऑब्जर्व किया है। और ऐसी अमानवीय घटना हो और इतना घृणित घटना हो, उसके ऊपर एक विधायक का बयान आना राजा सिंह का कि दलितों को पीटना चाहिए या इनको मारना चाहिए, उससे और भी गुस्सा बढ़ा है। हालांकि मैं पार्टी में उसको उठाने जा रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति को कार्रवाई की जानी चाहिए। तो जो अभी हालात हैं उसमें एक तो जागृति बढ़ी है, चाहे सोशल मीडिया की वजह से या संचार की दुनिया की क्रांति की वजह से जी। दूसरी बात है कि आर्थिक असमानता बहुत बढ़ी है, और जो निजीकरण हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, कुछ ही लोगों के पास में पैसा बहुत हुआ। और देखिए, जब उदारीकरण होता है तो जिन देशों में जाति व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर वो चीज़ें विभत्स रूप में नहीं दिखती, लेकिन यहाँ पर इसका जो आर्थिक अगर चेहरा हम देखें तो इसका जाति चेहरा भी है जी। अपने ही जाति के लोगों को रोजगार देना या उन्हीं को प्रोत्साहित करना या एंसेलरी यूनिट या ट्रांजैक्शन उन्हीं से करना जी। और तीसरी बात है कि इस देश में मानसिकता अभी भी जी। जातिवादी मानसिकता है, चाहे औरतों के प्रति हो, चाहे दलितों के प्रति हो, चाहे पिछड़ों के प्रति हो। ये अभी कोई कह रहे थे कि नौजवान थे, इन्होंने बेरोजगार थे, तो बेरोजगार थे तो अपने जाति के लोगों को क्यों नहीं मार दिया? जी। तो एक मानसिकता है, और इस मानसिकता के वजह से इस देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। हजारों वर्ष से यह देश गुलाम था। क्या इस देश की आबादी कम थी? क्या शक्ति लोगों में कम थी या बुद्धि कम थी? बड़े बुद्धिमान लोग हैं इस देश में, शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन यही है कि हमारी आपस की एकता नहीं है। ठीक। और चौथी बात है कि जो कुछ धर्माचार्य हैं, उनको इस बात का फिक्र क्यों नहीं होता है जी कि उनका धर्म ही इससे कमजोर होगा। जैसे तमिलनाडु में क्या हुआ कि मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। अब जिनको भगवान चाहिए, पूजा पाठ करना है जिसको, तो मंदिर के दरवाजे भी बंद कर देंगे तो कहीं हो सकता है ठीक है, आप कह चुके हो उदित राज जी, ये बात पहले भी की ओर भाग जाए। तो ये सारे ये मैं अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो दलित ही क्यों उभर करके आते हैं, आगे आते हैं? क्यों नहीं सवर्ण आते? क्या उनके लिए ये देश के नागरिक नहीं हैं, या इनकी जो इंसानियत का वादा नहीं है, या जानवरों से भी कमतर आके जाते हैं? ये बहुत परेशान करने वाला सवाल है। ठीक। देशरत्न साहब, आपके लिए भी कहा उदित राज जी ने, जो सवाल उठाए हैं कि क्यों नहीं दलितों पर होते हुए अत्याचारों के खिलाफ सवर्ण समाज के लोग आते हैं सामने उठ करके, क्यों दलित को ही अपनी बात कहनी पड़ती है, और क्यों उन्हें बार बार ये कहना पड़ता है कि ये समाज हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है?
देखिए आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं लोग। उदाहरण? लोग नहीं आते हैं, आप हिस्टोरिकली कोई हमने जलसा नहीं देखा, कोई प्रदर्शन नहीं देखा। नहीं, वो प्रदर्शन आपने ना देखा हो। अब स्वीकार करोगे तभी आगे जाओगे, स्वीकार तो करोगे नहीं। नहीं, अब ये इसमें- रैली किसने इसमें- किया है? जी, इसमें रैली देखिए, तो सवर्णों को करना चाहिए था। आना गुजरात चाहिए। में जी, जिस तरह से ऊना निगम में साहब को घटना जवाब हुई। देने दीजिए उदित राज इन्हें जी। आना चाहिए और जी। ज़रूर आना चाहिए, और भारी संख्या में, इक्के दुक्के आपको नज़र आ जाएंगे, लेकिन भारी संख्या में आना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो। जैसे इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट अच्छा काम कर रहा है इस विषय पे, और उसको इस तरह आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। और देखिए हम नहीं, मुझे तो नहीं अपनी लगता राय सुप्रीम रखने का कोर्ट अधिकार अच्छा काम कर रहा है। है। सुप्रीम कोर्ट हमें उच्च अपनी बात न्यायपालिका रखने का से तो रोक काम नहीं ही हो सकता। गया है कि एक जो मिनट, भी एक मिनट, आप बोलिए। दलितों के अधिकार और हैं दूसरा- उनको डाइल्यूट करने का। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टाइमिंग। ये सब जो हो रहा है, क्या ये चीज़ करवाई जा रही है? इस चीज़ का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये मैन्युफैक्चर्ड है कि नहीं है। ठीक। और दूसरा, ये इलेक्शन, ये जो आने वाले इलेक्शन से इनका कोई संबंध चलिए, है कि आप नहीं इसमें है? राजनीति देख रहे हैं कहीं ना कहीं। आनंद कुमार साहब, क्या ये वाकई राजनीतिक कारणों से हो रहा है या कि इसके कुछ और सामाजिक पहलू भी हैं? देखिए, इसका सीधा सामाजिक पहलू है। हम बुजुर्गों की बात नहीं सुनते हैं तो गड्ढे में गिरते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक समता के साथ एक क्रांति की शुरुआत हो गई। जी। अब सामाजिक समता और आर्थिक समता की तरफ काम आपसे करना, सहमत हूं, इसका और सामाजिक कारण अगर नहीं मुख्य करोगे है। तो ये सामाजिक लोकतंत्र कारण खतरे में मुख्य पड़ है, इसका जाएगा। राजनीतिक उदित भाई कारण सुन नहीं लीजिए, है उतना। उदित भाई सुन लीजिए। इसलिए आज ये अभी प्रोफेसर थोरट की बात हमने नहीं सुना, उन्होंने आंकड़े दिए 2004 से लेकर के 2013 तक के। उसमें चुनाव आया और चला गया। चुनाव से इसका उतना संबंध नहीं है जितना अपने दिमाग की बनावट से संबंध है। जब आप हिंदू राष्ट्र की रचना करेंगे और उसमें जाति के बारे में चुप रहेंगे, वर्ण व्यवस्था के बारे में चुप रहेंगे, मनु की जय जयकार करेंगे, तो जो भी अधपढ़ नौजवान है जो खाली लाठी और हाफ पैंट के जरिए हिंदुस्तान को परिभाषित करता है, दाढ़ी और टोपी और तिलक और तराजू से देखता है, उसके लिए यही सब आचरण सिद्ध आचरण बन जाता है। और गुजरात से लेकर के भारत तक इस समय एक झंडा लहरा रहा है जी। उसको अपने झंडे की अगर कोई साख बचानी है तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इसको निर्गुण बातों में नहीं करना चाहिए कि मानसिकता बदलना है, हमको अभी देश बदलना है, अभी हमको दर्शन बदलना है। जी नहीं, दलित आवाज इसका इंतजार नहीं कर रहा है। और जो जनतंत्र में यकीन करते हैं और भारत के भविष्य में यकीन करते हैं, उनको भी इस पर सख्त नाराजगी है। अशोक भारती साहब, आपकी अंतिम टिप्पणी। देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे मसले में जो दलितों पर लगातार अत्याचारों में बढ़ोतरी हो रही है, सरकारें बहुत ही बुरी तरह से लापरवाह हैं। भारत के प्रधानमंत्री दलितों और आदिवासियों के विकास के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये उनको तय करना है कि वो दलितों का दमन चाहते हैं या दलितों को आगे बढ़ाकर उनका साथ चाहते हैं। ठीक है प्रोफेसर, थोड़ा बहुत संक्षेप में कि आपको इसका क्या समाधान समझ में आता है और क्या कुछ किया जाना चाहिए ताकि दलितों पर होने वाले ये जो अत्याचार हैं रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, ये कम हो सके या ख़त्म हो सके? उसमें ऐसा है कि देखो, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपनी किताब जो है स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ में ये बिल्कुल क्लियरली बता दिया था कि गांव की अर्थव्यवस्था और सामाजिक अर्थव्यवस्था में दलितों को न्याय नहीं मिल पाएगा। अब उसके दो कारण दिए उन्होंने कि दलित वहाँ माइनॉरिटीज़ में है और दूसरा एंटायरली इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है हायर कास्ट पे। तो किसी भी तरह वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो कुचला जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने सेपरेट सेटलमेंट की बात की थी और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी कि अलग उनके गांव बनाओ और इकोनॉमिक और सोशल रिलेशन जो विलेज से है उनको कम से कम डीलिंक कर लो, तभी हो जाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब को कोई उम्मीद और आशा नहीं थी कि विलेज की परिप्रेक्ष्य में ये हो पाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा क्योंकि आपने पूछी थी और मेरा ख्याल है उदित राज जी ने और डॉक्टर आनंद कुमार ने सही तरीके से कहा है कि दलित तो फाइट कर रहा है, लेकिन जो नॉन दलित है, जो हायर कास्ट है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी पॉलिटिकल पार्टियाज, उनके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आपको सामने आते हुए नज़र नहीं आते हैं। एक ज़माने में कांग्रेस ने कम से कम हरिजन सेवक संघ बनाया था, अभी भी है। एक एस्टेब्लिश फ्रंट उन्होंने क्रिएट की थी हरिजनों के लिए। कितना काम करती है कितना नहीं वो बात अलग है, लेकिन रिकग्निशन था। कुछ आज पिछले 10 साल में कम्युनिस्ट पार्टी कुछ कर रही है। इसके अलावा मुझे बताइए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने सोशल डेमोक्रेसी का और जाति के खिलाफ, अनटचेबिलिटी के खिलाफ
अपना प्रोग्राम बनाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर थोराट। मेरे पास नहीं, वक्त की कमी है। एक बात मुझे कहने दीजिए। आज जो डिस्कोर्स चल रहा है रिलीजियस डिस्कोर्स, उसके दो हिस्से हैं, एक तो रिलीजियस है और दूसरा सोशल है। लेकिन सोशल के बारे में कभी बोला नहीं जा रहा। इन्होंने सही कहा डॉक्टर आनंद कुमार ने कि कास्ट के खिलाफ जो है बिल्कुल बातें नहीं हो रही, अंदरूनी उनके लिए सपोर्ट आ जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सुखदेव थोराट, प्रोफेसर आनंद कुमार, अशोक कुमार भारती साहब और देश रतन निगम साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर उदित राज साहब, आपका ख़ास तौर से कि जो दलितों के ख़िलाफ़ अत्याचार की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, उनमें लगातार इजाफा हो रहा है, उसे फौरी तौर पर रोके जाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ संविधान ने उन्हें जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार लेटर एंड स्पिरिट में उनको मिले, इसकी भी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। तभी देश में एक सामाजिक समरसता का माहौल पैदा हो सकेगा। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।